हेलो एवरीबॉडी, मैं डॉक्टर तौफीक हुसैन, एसोसिएट प्रोफेसर इन हायर एजुकेशन। पिछले व्याख्यान में हम दक्षिण भारत के विषय में चर्चा कर रहे थे और हमने दक्षिण भारत के एक प्रमुख राजवंश चालुक्य के विषय में, विशेष रूप से बादामी के चालुक्य के विषय में चर्चा की थी। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जिस समय छठी शताब्दी के अंतिम वर्षों में है वो चालुक्य सत्ता का जो दक्कन में विस्तार हो रहा था, उसी समय कांची और उसके आसपास के प्रदेशों में पल्लवों का उदय हुआ। और जो पल्लव है उन्होंने तमिल प्रदेश में है एक बड़े साम्राज्य की स्थापना की और उनके संरक्षण के अंदर वो साहित्य कला का भी एक अभूतपूर्व विकास हुआ। तो पल्लव राज्य की स्थापना उस समय हुई जब सातवाहन शक्ति का भी पतन हो रहा था और जो पल्लव जो राज्य है उसके संस्थापक है, उन्होंने पूर्ण सत्ता प्राप्त करने के लिए सातवाहन जो शासक है उनके अधीन एक प्रांतीय शासक के रूप में कार्य किया और उसके बाद में उन्होंने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। तो पल्लव राजवंश का संस्थापक है वो भवदेव को माना जाता है, जिसके अधीन है वो जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का जो प्रदेश है, एक तरह से हम कहें कि उत्तरी तमिलनाडु का जो प्रदेश है वो इसके अंदर आता था। और जैसे कि मैंने बताया इनकी राजधानी है वो कांची थी। तो देखिएगा, जैसा कि आप जानते हैं कि जो पल्लव है कि जो प्रारंभिक शासक है उसमें शिव स्कंद वर्मन है वो प्रमुख शासक था और जिसे इसके जो ताम्रपत्र उसमें राजा के रूप में उल्लेखित किया गया है। तो 200 जिसका काल 275 ईस्वी माना जाता है, लेकिन बाद में पल्लव इतिहास एक अंधकार में दिखाई देता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में कांची के विष्णुगुप्त का उल्लेख मिलता है और एक तरह से हम कहें कि उसे जो विष्णु जो जो उसे पल्लव नरेश ही माना जाता है। तो लगभग 2 शताब्दियों तक एक कबायली शक्ति का जीवन व्यतीत करने के बाद छठी शताब्दी के मध्य में पल्लवों की शक्ति का विकास बड़ी शीघ्रता से हुआ और अब वे एक साम्राज्यिक शक्ति बन गए और अपने समकालीन चालुक्यों के समान ही दक्षिण के अंदर प्रभुत्व जमाने में लीन हो गए। तो देखिएगा, जो पल्लव शासकों के बारे में यदि हम चर्चा करें तो इनका जो महत्वपूर्ण जो शासक था, यह हमें कहें कि पल्लव वंश का जो संस्थापक है उसको शिव विष्णु को है वो माना जाता है और इसने अपने विजयों के उपलक्ष्य के अंदर है वो अवनी सिंह की उपाधि धारण की और इसे शिव विष्णु पात्रायण है भी कहा जाता है। और ऐसा माना जाता है कि इन्होंने 575 ईस्वी से 600 ईस्वी तक शासन किया और शिव विष्णु के जो पश्चात है वो जो उसका लड़का है वो महेंद्र वर्मन है वो गद्दी पे बैठा, जिसने 600 से 630 ईस्वी तक का शासन किया और इसने है वो मत विलास है, विचित्र चित्त है, गुण भार है जैसी उपाधियां वो धारण की। तो पल्लव और चालुक्यों के बीच का जो प्रारंभिक युद्ध का जो प्रारंभ है और जो मुख्य रूप से है वो जो महेंद्र वर्मन के समय प्रारंभ होता है और जो लगभग है वो 150 वर्ष तक चलता है। तो महेंद्र वर्मन के समय में एक महत्वपूर्ण घटना यह है कि पल्लव और चालुक्यों के बीच के अंदर है वो युद्ध होता है, लगभग 150 वर्षों तक चलता है और महेंद्र वर्मन जो पल्लव शासक था उसने जो मत विलास प्रसन्न और भगवत रज्जु का है जो नामक जो ग्रंथ है उसकी भी रचना की, जो महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो जो महेंद्र द्रविड़ नगर के समीप इन्होंने मोहिंद्र तड़ाक का भी निर्माण है वो करवाया और महेंद्र मंदिर को महेंद्र शैली के मंदिरों का जो प्रवर्तक भी माना जाता है, जिसमें पर्वतों की चट्टानों को काट करके मंदिर निर्माण किया जाता है। तो महेंद्र वर्मन शैली मंदिर निर्माण की महेंद्र शैली है, उसका जो प्रवर्तक है वो महेंद्र वर्मन को माना जाता है। तो तिरुचन्नापल्ली जो आपको कहें कि महेंद्र वर्मन जो 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 एक तरह से महेंद्र वर्मन शैली का जो प्रवर्तक माना जाता है महेंद्र वर्मन को, और तिरुचन्नापल्ली पल्लवरम और जो भागंदर में इसके जो महेंद्र वर्मन जो शैली है उसके कई मंदिर है वो हमें देखने को मिलते हैं। तो पल्लव शासकों की जहाँ तक अब बात करें तो इनका सबसे जो महत्वपूर्ण शासक है वो नरसिंह वर्मन प्रथम को माना जाता है, जिसने 630 से 660 ईस्वी के बीच में शासन किया
और उसने है वो, जैसा कि आप जानते हैं कि इसने जो वातापी कोंड है उसकी उपाधि धारण की। जो 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 कहें कि नरसिंह वर्मन है, उसने वातापी कोंड की और उपाधि धारण की। इसके अलावा महामल की उपाधि भी धारण की। और कुरमदान पत्र में है वो परिचल, जो 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 हम कहें कि जो एक शाक कूड़ी ताम्र पत्र है, उसमें मलवंश में नरसिंह वर्मन द्वारा श्रीलंका विजय का उल्लेख मिलता है और लंका का राजकुमार मानवम नरसिंह वर्मा के दरबार में रहता था। तो इसने महाबलपुरम नामक शहर का निर्माण भी इसने करवाया नरसिंह वर्मन ने। और इसके समय में है जैसे कि जो चीनी यात्री हिमसांग वो कांची आता है और जब जब वो उल्लेख करता है कि उस समय है वो नरसिंह वर्मन का शासन था। तो नरसिंह के पश्चात है वो नरसिंह वर्मन द्वितीय है, वो शासक बनता है और इसने एक प्रकार से 680 से 720 ईस्वी तक शासन किया। और नरसिंह द्वितीय के समय में कला साहित्य का महत्वपूर्ण विकास हुआ, क्योंकि इसके समय में पल्लवों में किसी प्रकार की भारी शक्ति के साथ युद्ध नहीं हुआ था। नरसिंह वर्मन द्वितीय द्वारा जो निर्मित मंदिरों के अंदर है वो कांची का कैलाशनाथ का मंदिर है, महाबलीपुरम का मंदिर है, वो विशेष रूप से उल्लेखनीय माना जाता है। तो दश कुमार चरित्र के रचयिता दंडी है, उसने अपनी पुस्तक की रचना वो नरसिंह वर्मन सेकंड के दरबार में की थी। तो पल्लव नरेश नरसिंह वर्मन द्वितीय कांची के वैकुंठ पेरुमल तथा मुक्तेश्वर मंदिरों का निर्माता भी माना जाता है। अपराजित अंतिम पल्लव शासक माना जाता है, जिसे चोल शासक आदित्य प्रथम ने पराजित कर दिया और इसके साथ ही तमिल प्रदेश में एक नई शक्ति चोल शक्ति का उदय हुआ। तो जैसे कि आप जानते हैं कि जो हमने जो चालुक्य जो पढ़ा, तो चालुक्यों के पश्चात राष्ट्रकूट वंश का उदय होता है और पल्लवों के पश्चात है वो चोल शक्ति का वो उदय है वो हमें दिखाई देता है। तो पल्लवों की न केवल राजनीतिक रूप से उपलब्धि थी अपितु सांस्कृतिक योगदान की दृष्टि से पल्लव साम्राज्य वो महत्वपूर्ण माना जाता है। तो पल्लव शासकों ने दक्षिण भारत में दीर्घकाल तक शासन किया और इस काल के अंदर उनके सानिध्य और निर्देशन के अंदर है वो कला और साहित्य का जो अभूतपूर्व विकास हुआ और संस्कृति के विभिन्न पक्ष इस समय हमें विकास उन्मुख दृष्टिगत होते हैं। वास्तव में पल्लव शासकों ने एक और राजनीतिक दृष्टिकोण से एक विस्तृत साम्राज्य है उसका निर्माण किया और वहीं सांस्कृतिक क्षेत्र में उनके जो कार्य उपलब्धियां हैं उनको भी उल्लेखनीय माना जाता है। तो पल्लव काल के अंदर जहाँ तक साहित्य विकास की दृष्टि में देखें तो पल्लव जो शासक है शिव विद्यानुरागी थे और उन्होंने अपने शासनकाल में विद्वानों को प्रश्रय प्रदान किया और शिव महेंद्र वर्मन प्रथम ने मत विलास जो प्रश्न है उसकी रचना की, जो कि एक हास्य रचना है। इसमें कापालिक पाशुपत और जो बौद्ध भिक्षुओं में भ्रष्टाचार का जो हास्य रूप के अंदर है वो विवेचन किया गया है। दश कुमार चरित्र के रचयिता दंडिन है जो नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार के अंदर रहते थे। जो किरातुर्जनीय के लेखक जो भारवी है वो शिव विष्णु के दरबार में रहते थे और शिव नरसिंह वर्मन जो द्वितीय ने जो आगम की उपाधि धारण आगमपीरी की उपाधि धारण की वो उसके विद्या प्रेम का प्रचायक माना जाता है। तो इसी समय जो कांची का जो महत्व है वो एक तरह से बढ़ जाता है शिक्षा के केंद्र के रूप में और कांची के अंदर है वो दुरुस्त प्रदेशों के लोग शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते थे। कदम्बवंशी राजकुमार मयूरवर्मन ने भी यहाँ शिक्षा प्राप्त की थी कांची में। वात्स्यायन और दिक्नाग जैसे विद्वान भी यहाँ रहते थे। पल्लव शासकों ने संस्कृत के विकास में भी है वो अनुपम योगदान दिया। संस्कृत उनकी राजभाषा थी पल्लवों की और प्रारंभिक कुछ लेखों को छोड़कर उनके अधिकांश जो लेख हैं वो संस्कृत में मिलते हैं। तो इस समय तमिल साहित्य की भी उन्नति ज्ञात होती है और इस समय का जो प्रसिद्ध जो तमिल ग्रंथ है वो कुरल को माना जाता है। तो सांस्कृतिक विकास की दृष्टि से जो पल्लव की ख्याति का एक जो प्रमुख कारण है वो कला की उन्नति था। तो पल्लव नरेशों ने एक स्वतंत्र कला की शैली को जन्म दिया और इनके द्वारा निर्मित जो कई मंदिर है वो आज भी हमें उनके अवशेष मिलते हैं। तो महेंद्र वर्मन शैली जो पर्वतों की चट्टानों को काट करके मंदिर बनाने की जो एक नई शैली जो प्रारंभ की, जो पल्लव या जिसको महेंद्र वर्मन शैली के नाम से जाना जाता है। तो इसके अंतर्गत क्या है कि पर्वतों को काटकर स्तंभयुक्त मंडपों का निर्माण किया जाता था और प्रमुख मंडपों में है वो उदनवल्ली का जो अंतःशयन का मंडप है और जो भैकोंड का मंदिर है मंडप है वो उल्लेखनीय माने जाते हैं। तो पल्लव काल के अंदर जो महेंद्र वर्मन शैली के अलावा है जो पल्लव काल के अंदर जो दूसरी जो मंदिर निर्माण की जो शैली विकसित हुई
उसको मामल शैली के नाम से जाना जाता है। और इस शैली का जो प्रमुख केंद्र है वो मामल्लपुरम था और उसके अंतर्गत बनाए गए मंडपों को रथ कहा जाता था। और ये महेंद्रपुर शैली की अपेक्षा जो अधिक विकसित और अलंकृत है वो प्रतीत होती है। तो मामल्लपुर शैली के जो रथ हैं उसको सत पगोड़ा के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें धर्मराज और अर्जुन जो रथ है और जो जो भीम रथ है और द्रौपदी रथ है वो महत्वपूर्ण माने जाते हैं। तो मंदिर निर्माण कला की जो 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 मामल्लपुर शैली है वो महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो मंदिर निर्माण कला की जो अन्य शैली भी हमें दिखाई देती है। इसके अंतर्गत जो 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 एक तरह से जो जो मंदिर निर्माण की जो ये जो जो शैली है उसके अंदर एक तरह से हम देखेंगे कि इसमें जो हम जो जो मामल्लपुर शैली है उसके अलावा जो मंदिर निर्माण की एक अन्य शैली है जिसके अंदर गुहा मंदिरों के स्थान पर है वो पाषाण खंडों की सहायता से है वो स्वतंत्र रूप से जब मंदिर निर्मित किए जाते थे। और इसमें नरसिंह वर्मन के नाम पर राज सिंह शैली के नाम से भी उस शैली को जाना जाता है। तो मामल्लपुर का सोरे और कांची का कैलाश नाथ और जो कांची का बैंकुट पेरामुल जो मंदिर है वो विशेष रूप से वो उल्लेखनीय माने जाते हैं। तो पल्लव काल की जो अंतिम चरण की जो शैली है उसको अपराजित शैली कहा जाता है, जिसमें स्तंभों के शीर्ष भाग पर है वो अधिक विकास हुआ और इसका जो प्रमुख उदाहरण है बाहुर का मंदिर माना जाता है। तो इस तरह से क्या है कि एक इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो पल्लव काल है उसमें जो मंदिर निर्माण की जो जो महेंद्र वर्मन शैली है, मामल्लपुर शैली है, राज सिंह शैली है, अपराजित शैली है, उसका जो विकास है वो हुआ। तो धार्मिक दृष्टिकोण से भी इस समय हिंदू धर्म को काफ़ी लोकप्रियता मिली और अधिकांश जो पल्लव शासक है वो वैष्णव धर्मावलंबी थे, जबकि कुछ शैव धर्म के भी अनुयायी भी थे। इन्होंने जो विष्णु और शिव से संबंधित विभिन्न मंदिरों का निर्माण करवाया और मूर्ति पूजा, अवतारवाद, यागिक क्रियाएं, भक्ति संप्रदाय आदि का प्रचलन भी है वो इस काल में दिखाई देता है। तो प्रसिद्ध वैष्णव जो आचार्य है तिरुमंगई और जो शैव आचार्य है सुंदर मूर्ति है वो इसी काल के अंदर पल्लव काल में हुए। लेकिन हिंदू धर्मावलंबी और जो जो उनके हिंदू धर्म के समर्थक होने के बावजूद भी है पल्लव शासकों का दृष्टिकोण है वो धार्मिक शिक्षण था। और इसकी पुष्टि हम हिंसांग से होती है। तो हिंसांग है वो इस काल के अंदर जो विभिन्न बौद्ध विहार है और जो भिक्षु और जैन विहारों का जो उल्लेख है वो करता है। तो इससे प्रतीत होता है कि जो पल्लव शासक है बौद्ध धर्म के समर्थक होते हुए उनका जो दृष्टिकोण है वो काफ़ी उदार था। तो इस तरह से हमने दक्षिण भारत के दो प्रमुख जो राजवंश है उसकी चर्चा की, जिसमें चालुक्य राजवंश है, जिसमें बादामी के चालुक्यों की हमने चर्चा की, और इसके पश्चात जो दूसरा जो प्रमुख राजवंश था जिसमें पल्लव राजवंश है उसकी हमने चर्चा की। तो पल्लव राजवंश है वो एक प्रकार से कला की दृष्टि से जो इनकी जो विभिन्न शैलियाँ हैं जो मामल्लपुर शैली वगैरह है, रथ पगोड़ा वगैरह है, उसके विषय के अंदर आपको विशेष रूप से वो ध्यान रखना है। तो अब नेक्स्ट व्याख्यान के अंदर हम जो राष्ट्रकूट है और चोल है दक्षिण भारत के जो महत्वपूर्ण राजवंश है उसके विषय के अंदर है हम अगले व्याख्यान के अंदर है वो चर्चा करेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। पल्लव काल की देखिएगा हमने, जैसे कि आप जानते हैं कि भारतीय जो प्रायद्वीप का जो सुदूर दक्षिण का जो क्षेत्र है उसे तमिल प्रदेश कहा जाता है और प्राचीन काल में इस तमिल प्रदेश को द्रविड़ देश कहा जाता था। तो द्रविड़ देश में जो पल्लव शासकों ने जो स्थापत्य कला की जिस शैली का विकास किया उसको द्रविड़ शैली कहा जाता है। और पल्लव शासकों ने, जैसे आप जानते हैं कि द्रविड़ प्रदेश पर है वो 6वीं शताब्दी से 10वीं शताब्दी तक वो शासन किया। और जो पल्लव शासकों की जो कला की महत्वपूर्ण विशेषता है कि इन्होंने जो काष्ठ कला और गुहा कला है के स्थान पर जो जो गुहा कला उसको वास्तुकला से है वो एक तरह से है इन दोनों को है वो मुक्त कर दिया और इसके स्थान पर है उन्होंने जो जो एक तरह से जो हम कह सकते हैं कि उन प्रणालियों को अपना कलाकृतियों अपनी कलाकृतियों में उन जो 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 प्रणालियों को अपनाया जिसमें काष्ठ और कंदरा कलाकारों ने अपनाया था। तो धीरे धीरे है वो जो काष्ठ और कंदरा कला है उसका लोप हो जाता है और इस काल के अंदर है वो वास्तुकला की जो 4 शैलियाँ हैं वो विकसित होती हुई दिखाई देती हैं। जैसे मैंने चर्चा की महेंद्र वर्मन शैली, मामल्लपुर शैली, राज सिंह शैली और नंदी वर्मन शैली।
तो इसमें जो महेंद्र वर्मन शैली है उसके शैली के जो मंदिर हैं उनको मंडप कहा जाता है। और उस मंडप के अंदर क्या है कि जो साधारणतः बरामदे होते हैं और उनकी जो पिछली दीवार में एक से अधिक का वो कक्ष बनाए जाते थे। और एक तरह से एक जो ये कक्ष हैं वो जो एक तरह से जो जो कठोर जो पाषाण है उसको काट करके गुहा मंदिर के रूप में निर्मित किया जाता था। और मंडप के बाहर बने मुख्य द्वार के दोनों ओर द्वारपाल की जो मूर्तियां हैं वो एक तरह से स्थापित की जाती थी। तो इस तरह से इस प्रकार के जो मंदिर है उसको महेंद्र वर्मन शैली कहा जाता था। और जबकि मामूलपुर शैली है उसका जो 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 शैली का विकास है वो हमें नरसिंह वर्मन प्रथम के शासनकाल के अंदर है वो दिखाई देता है। और नरसिंह वर्मन प्रथम है उसने महामल्लम की उपाधि धारण की थी और उसकी जो स्थापत्य कला है उसको मामूलपुर शैली के नाम से जाना जाता है। तो मामल्लपुरम या महाबलीपुरम जो जो है वो इसके अंतर्गत जो मंदिरों का निर्माण हुआ उसमें जो मंडप शैली के मंदिर और रथ मंदिर प्रमुख माने जाते हैं। तो मंडप के अंदर तो महेंद्र वर्मन के समय में जो मंदिर निर्मित हुए उसी प्रकार के जो मंदिर है वो का निर्माण दिखाई देता है। लेकिन महेंद्र शैली में मंडप और इस काल में निर्मित मंडपों का जो जो अलंकरण है उसमें हमें भिन्नता दिखाई देती है, क्योंकि मामल शैली के जो मंडप हैं वो अपेक्षाकृत ज़्यादा हमें एक तरह से अलंकृत दिखाई देते हैं। और एक तरह से हम कहें कि इस शैली के जो दूसरे जो मंदिर जिनको रथ कहा जाता है और रथ है वो महत्वपूर्ण है क्योंकि एकाश्म मंदिर इन्हें कहा जाता है, क्योंकि एक ही पाषाण को काट करके है रथ मंदिर का निर्माण किया जाता था। तो वास्तुकला की जो एक महत्वपूर्ण शैली है वो रथ मंदिर को माना जाता है। और एक तरह से हम ये कहें कि जो रथ मंदिरों के अंदर है जो द्रौपदी रथ है, अर्जुन रथ है, नुकुल, सहदेव और भीम रथ है, धर्मराज रथ है, ये प्रमुख मंदिर माने जाते हैं, प्रमुख रथ माने जाते हैं। और ये सभी रथ है वो 6 मंदिर हैं। तो इसमें द्रौपदी रथ है वो सबसे छोटा है और धर्मराज रथ है वो सबसे बड़ा है वो और भव्य माना जाता है। तो ये जो शिखर हैं वो इसके पिरामिड के आकार के हैं और इसके मंदिर के 2 भाग है वो हमें दिखाई देते हैं। इसके अलावा जो तीसरी शैली है वो राजसिंह शैली थी। और ये पल्लव शासक राजसिंह के शासनकाल के अंदर जो गुहा मंदिरों के स्थान पर जो पाषाण को काट करके है एक स्वतंत्र शैली का निर्माण किया गया उसको राजसिंह शैली कहा जाता है। तो महाबलीपुरम के जो समुद्र तट के पर एक जो शोर मंदिर है और कांची का जो कैलाशनाथ मंदिर है और बैंकुट पिरामिड का जो मंदिर है वो राजसिंह शैली के जो महत्वपूर्ण उदाहरण माने जाते हैं। तो एक तरह से क्या है कि जो शोर मंदिर है और पल्लव स्थापत्य कला का एक अद्भुत स्मारक माना जाता है। और इस मंदिर में एक विशाल प्रांगण बनाया गया है और इसके गर्भगृह है वो समुद्र की ओर है तथा मंदिर में प्रवेश द्वार पश्चिम की ओर है और चारों ओर प्रदक्षिणा पथ हमें दिखाई देता है। तो कांची का कैलाशनाथ मंदिर का जो निर्माण है उसमें राजसिंह शैली है उसका प्रभाव हमें दिखाई देता है। और नरसिंह वर्मन द्वितीय राजसिंह के शासनकाल में जो नरसिंह वर्मन द्वितीय वो राजसिंह के शासनकाल में प्रारंभ हुआ और उसके उत्तराधिकारी महेंद्र द्वितीय के समय के अंदर वो पूर्ण होता है, कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण है वो पूर्ण होता हुआ दिखाई देता है। तो द्रविड़ शैली की जो सभी विशेषताएं हैं वो कैलाशनाथ कांची के कैलाशनाथ मंदिर के अंदर हमें दिखाई देती हैं। तो कैलाशनाथ मंदिर के निर्माण के समय के कुछ समय पश्चात बैंकुट पिरामिड का जो मंदिर है उसका निर्माण हुआ। तो बैंकुट जो पिरामिड का जो मंदिर है वो विष्णु मंदिर है और इसमें हमें क्या है कि एक तरह से मंदिर का जो विमान है वो वर्गाकार और 4 मंजिला वो दिखाई देता है। तो इस तरह से क्या है कि राजसिंह शैली है उसका उदय हुआ और राजसिंह शैली है उसमें एक तरह से क्या है कि पल्लव वास्तुकला का जो पूर्ण विकास है वो दिखाई देता है। इसके पश्चात जो चौथी शैली है वो एक प्रकार से है वो नंदीवर्मन शैली कहलाती है। और इसमें एक तरह से जो 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 मंदिर में कोई मंदिर की जो वास्तुकला के अंदर कोई नवाचार तो दिखाई नहीं देता, लेकिन जो मंदिरों का जो आकार प्रकार है वो एक तरह से छोटे होते हुए दिखाई देते हैं। तो एक तरह से ये जो पहले के जो विभिन्न शैलियों के जो मंदिर बने उसी की रिफ्लेक्शन इसमें दिखाई देते हैं। और नंदी वर्मन और उसके उत्तराधिकारियों के काल में इस नंदी वर्मन शैली के जो मंदिर बने और इसमें जो कांची का जो मुक्तेश्वर मंदिर है और मांगतेश्वर मंदिर है और गुडिमल का परशुरामेश्वर मंदिर है वो प्रमुख माने जाते हैं। तो इन मंदिरों के अंदर हमें जीवंतता दिखाई देती है। और क्योंकि इस काल में जो समाज एक संकट के दौर से गुजर रहा था और कलात्मक प्रवृत्तियाँ सुखद और शांति काल की जो प्रचार को वो मानी जाती है। तो इस प्रकार जो पल्लव वास्तुकला है उसका भारतीय इतिहास के अंदर है वो एक विशेष महत्व माना जाता है, क्योंकि पल्लवों ने बौद्ध चैत्यों से विरासत में प्राप्त जो कला है
का विकास है करके एक कला की जो नवीन शैलियाँ हैं उसको जन्म दिया। और ये ये जो शैलियाँ हैं उसका पूर्ण विकास वो चोल पांड्य काल के अंदर है, वो पूर्ण विकसित होता हुआ दिखाई देता है। तो इस प्रकार पल्लव जो काल की जो महत्वपूर्ण विशेषता है वो जो मंदिर स्थापत्य कला की जो 4 शैलियाँ हैं वो प्रमुख मानी जाती है। इसके अलावा जैसे पल्लव शासकों ने संस्कृत भाषा के जो उन्नयन है उसके अंदर महत्वपूर्ण योगदान दिया, और इस समय जो कांची है वो संस्कृत का एक महत्वपूर्ण केंद्र था और एक तरह से शिक्षा का भी महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है। और इसके समय जो त्रावणकोर का निवासी किरातुर्जनी है उसने एक तरह से जो 12वीं है उसने किरातुर्जनी की रचना की शिव विष्णु के शासनकाल के अंदर है। इसके अलावा दिगनाग है, मयूर दर्शन है, दंडी है, भानुदत्त है, ये बहुत से जो विद्वान हैं वो इस काल में दिखाई देते हैं। और पल्लव शासक खुद भी काफ़ी विद्वान थे, क्योंकि जैसे कि महेंद्र वर्मन प्रथम है उसने मत विलास प्रश्न है उसकी रचना वो की, और नरसिंह वर्मन है वो कला का प्रेमी था और उसकी राज्यसभा में जो दंडी था जिसने 10 कुमार चरित्र की रचना की उसका उल्लेख हमें मिलता है। तो इस तरह से पल्लव शासकों ने जो अभिलेख भी खुदा है वो संस्कृत भाषा में खुदा है। तो संस्कृत भाषा और तमिल भाषा का जो विकास है वो पल्लव काल के अंदर हमें दिखाई देता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारतीय इतिहास के अंदर है न केवल राजनीतिक दृष्टि से अपितु सांस्कृतिक दृष्टि से भी है वो पल्लव काल को है महत्वपूर्ण माना जाता है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।